हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशा मानते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहमति से ऐसा करने वाले वयस्कों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मतलब कि स्वैच्छिक यौन कार्य अब अवैध नहीं है। इससे रिलेटेड काफ़ी डिबेट भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, तो उस पर डिटेल में बात करेंगे क्या है मामला और क्या होने वाला है, समाज में क्या बदलाव होने वाले हैं इससे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है, बजट के बारे में जानेंगे। भारत और किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास बोंगा सागर आयोजित किया गया है। WHO ने DG ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया। भारत ने अमेरिका के किस नए इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया, शामिल हो भी किया। कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी और दोस्तों लाइक बटन दबाना मत भूलना। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिबेट भी चल रहा है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशा मानते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहमति से ऐसा करने वाले यानी सेक्स वर्क करने वाले वयस्कों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आंसर होगा अनुच्छेद 142 यानी आर्टिकल 142। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला सुनाया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स के साथ फुल रिस्पेक्ट होना चाहिए और पुलिस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए सेक्स वर्कर्स के साथ। ओके, और बाकी न्यूज़ आप देख रहे हैं कि प्रोफेशन के बारे में भी कहा है। ओके, किन जजों की पीठ थी ये? तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एल नागेश्वर राव, उनकी अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। और ये जो आर्टिकल 142 है, इसमें क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार है और इसी विशेषाधिकार के तहत अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा कर दिया था। ओके, तो उसका फिर से यूज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेशे के बावजूद इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। यौन कर्मी भी यानी वैश्या कह सकते हैं, उसे भी कानून के तहत एक समान संरक्षण मिला हुआ है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, उसके हकदार हैं वो लोग। आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए और जब यह स्पष्ट हो कि सेक्स वर्कर एडल्ट है और सहमति से इस काम में है तो पुलिस को हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है और केवल वैश्यालय चलाना ही गैर कानूनी है, इसलिए जब भी किसी वैश्यालय पर छापा मारा जाए तो यौन कर्मी को गिरफ्तार या दंडित या परेशान या विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। यौन कर्मी द्वारा उठाए गए जो कदम है जैसे कंडोम का उपयोग पुलिस के द्वारा, ये अपराध के सबूत के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। ओके, बच्चों के मामले में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जा सकता कि वह देह व्यापार में है। सेक्स वर्कर और उसके बच्चों को भी शालीनता और गरिमा यानी ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी उसका बेसिक प्रोटेक्शन है। यदि कोई नाबालिग वैश्यालय में यौन कर्मियों के साथ रहता हुआ पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई है। ओके, यदि कोई सेक्स वर्कर ये दावा है उसका है कि बच्चा जो है उसका बेटा या बेटी है, तो ये निर्धारित करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है कि क्या ये दावा सही है या नहीं है, लेकिन इस दौरान जबरन नाबालिग को उससे अलग नहीं किया जाना चाहिए। ओके, बहुत ही एक अलग तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और हाँ, मेडिकल लीगल केयर पर भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाले सेक्स वर्कर के साथ भेदभाव नहीं करने का आदेश दिया है, खासकर अगर उसके खिलाफ किया गया अपराध सेक्सुअल नेचर का हो, यानी यौन उत्पीड़न के शिकार अगर कोई यौन कर्मी है, सेक्स वर्कर है, तो उसके तत्काल चिकित्सा और कानूनी देखभाल प्रदान किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा भी। मीडिया से भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। मीडिया से कहा है कि वो ध्यान रखें कि अगर किसी सेक्स वर्कर की गिरफ्तारी होती है, छापेमारी होती है, तो इस दौरान उस सेक्स वर्कर की पहचान उजागर न करें।
चाहे वो पीड़ित हो, आरोपी हो, तो कोई भी ऐसी तस्वीर प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए जिससे उसका पहचान का खुलासा हो। तो एक अलग तरह का सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है और इस पर डिबेट भी चल रहा है। अभी इस पर हियरिंग चल रही है, मतलब कि अगली जो हियरिंग है वो जुलाई में होनी है और उसमें हो सकता है केंद्र सरकार इस मामले में कुछ दखल दे, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई बात कहे कि या तो पक्ष में या विपक्ष में। ओके, अब बात है कि अनुच्छेद 142 इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या है संविधान के। देखिए ये जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 यानी संघ, जो जिसमें संघ की चर्चा है, उसके अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका उसमें आता है और ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार देता है। इसके अंतर्गत अगर कोई मामला है और उसमें कोई अन्य कानून लागू नहीं हुआ है तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। इस अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया है, 142(1) और 142(2). 142(1) में सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार क्या है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून से अलग हटकर भी आदेश दे सकता है। ओके, और ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस संबंध में सरकार या संसद कोई खास प्रोविज़न ना दे दे। तो ये जो फैसला है वो 142(1) तो उसके तहत ये फैसला सुनाया गया है। ओके, अच्छा, देह व्यापार से रिलेटेड या कहें सेक्स वर्क से रिलेटेड एक कानून भी है, अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956। उसमें यह कि सेक्स वर्कर की स्थिति से संबंधित प्राथमिक कानून है और इस कानून में ये कहा गया है कि वेश्याएं निजी तौर पर अपने व्यापार का अभ्यास कर सकती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर सार्वजनिक रूप से ग्राहकों से याचना नहीं कर सकती, मतलब वो पब्लिसाइज नहीं कर सकती कि यहाँ पर ये काम होता है। ओके, तो ये मुद्दा है पूरा। मुझे लगता है कि आप पूरी बात समझ चुके होंगे और ये क्यों डिटेल में बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, पीसीएस वगैरह में हो सकते हैं। ओके, जो भी डिबेट का इशू होता है उस रिलेटेड सवाल इंटरव्यू में या फिर मेंस में क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो इसे शेयर जरूर करें तमाम मित्रों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगा सागर मई 2022 में आयोजित किया गया? आंसर होगा बांग्लादेश, और ये अभ्यास 24 से 27 मई 2022 तक हुआ है। ओके, और इसमें भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच ये तीसरा संस्करण हुआ है बोंगा सागर का। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं इस तरह के। भारत की ओर से कौन से वॉरशिप ने हिस्सा लिया? तो INS कोरा और INS सुमेधा दोनों ने हिस्सा लिया है। इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं, नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेने से पहले बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हो तमाम एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी मदद मिलती है। तो PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और 1 ईयर का मेंबरशिप है, इसके थ्रू आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, एवरी वीक मिलता है, एवरी मंथ मिलता है, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, 1 साल का और पिछले सालों के भी। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट देने का आपको मौका मिलता है 1 ईयर तक। हर सप्ताह करंट अफेयर्स के टेस्ट लिए जाते हैं ऑनलाइन ऐप पे, ताकि आपके जो करंट अफेयर्स की तैयारी है उसकी जांच हो सके। इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होता है मंथली। हर महीने तमाम करंट अफेयर्स के अलावा भी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसके भी टेस्ट होते हैं, SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो, PCS हो, सबके। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, फ्री शिपिंग भी है। तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, WHO ने डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया? आंसर होगा भारत की सभी आशा कार्यकर्ता। ओके, सभी, लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा आशा कार्यकर्ता हैं। कई बार आप कार्यकर्त्री देखते होंगे लिखा हुआ, लेकिन वो सही हिंदी नहीं होता है। हिंदी का ये जो शब्द है कार्यकर्ता ही होता है और इसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, कार्यकर्ता कहेंगे। ओके, तो WHO ने भारत की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को ये 22 मई को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों मिला ये अवार्ड? तो कोविड-19 महामारी के दौरान समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़े रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को खास तौर पर वहाँ जागरूकता और
उनको जो ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य रिलेटेड, ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके लिए, उनकी सहायता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, आशा कार्यकर्ता के बारे में बताऊं, फुल फॉर्म होता है आशा का ASHA का एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM उसके भाग के रूप में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में वो काम करती हैं। महिलाएं ही होती हैं इसमें। और मिशन को 2005 में भारत के तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर अंबुमणि रामदास, उन्होंने शुरू किया था। क्या करती है आशा कार्यकर्ता? तो मातृ देखभाल, बच्चों के टीकाकरण से में मदद करना, इन सब का काम करती है। तो इस अवार्ड के बारे में भी जान लें। डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, ये डिसाइड किया जाता है WHO के महानिदेशक के द्वारा यानी डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और अवार्ड शुरू किया गया था 2019 में। ओके, WHO की बात कर लें, मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनॉम। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट यानी IIA पर साइन किया है? आंसर होगा अमेरिका। ये एग्रीमेंट 23 मई को साइन हुआ है। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और USA इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO स्कॉट नाथन के बीच में ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ओके, क्या होगा इसमें? तो वहाँ से फंडिंग मिल सकेगी अमेरिका की ओर से, और इंसेंटिव का भी मामला है, तो ये काम किया जाएगा। ठीक है, भारत में जो निवेश है उसमें बढ़ोतरी होगी इसके थ्रू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत अमेरिका के किस नए ट्रेड इनिशिएटिव में शामिल हुआ है? आंसर होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ओके, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और ये कब साइन हुआ और कहाँ पर साइन हुआ? तो ये क्वाड की जो बैठक चल रही थी जापान में, वहाँ पर ये साइन हुआ। और ये जो इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? IPEF। उसकी पहल की शुरुआत की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने, ख़ास तौर पर चीन को एक तरह से इकोनॉमिकली भी घेरने के लिए। इसमें 13 मेंबर हैं टोटल। कौन कौन से मेंबर हैं? जापान, साउथ कोरिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और अमेरिका। ओके, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। उद्देश्य क्या है? तो इसमें यह है कि फेयर एंड रिलीजियंट ट्रेड हो सके, क्लीन एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर भी वहाँ डिस्कशन, चर्चा और पैक्ट होने की बात है। ओके, टैक्स एंड एंटी करप्शन जो भी काम है वो सब मिल के देश करें इन सब के लिए। और ख़ास तौर पे ये चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। ओके, IPEF और द हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए खासतौर पर इसकी पहल की शुरुआत की गई है अमेरिका के द्वारा। ओके, और सदस्य देशों की लिस्ट यहाँ पर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फ्री में PDF देता हूँ डेली का, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पर आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रपति कोविंद ने 26 मई को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, और कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी केरल विधानसभा के द्वारा की गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में। ओके, तो क्या है ये नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022? इसकी थीम जो है वो है पावर ऑफ डेमोक्रेसी। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यों की महिला विधायक, महिला मंत्री, इस सबको शामिल किया गया है। देश भर से महिलाएं वहाँ पहुँची हैं, खासतौर पर जो लेजिस्लेटर हैं, ओके, विधायक हैं जो। केरल की बात हो रही है, केरल में ये आयोजन हुआ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? P विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? कितने रुपए के? उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जरूर ध्यान दें। आंसर होगा 6.15 लाख करोड़ रुपए। ओके, किसने ये बजट पेश किया? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। तो उन्होंने 26 मई को राज्य के वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। ओके, बजट में आय का लक्ष्य तो मैंने बताया ही, 6.15 लाख करोड़ रुपए। अगर हम बात करेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा, तो 4.9 लाख करोड़ रुपए, और कैपिटल रिसिप्ट होगा 91.7 थाउजेंड करोड़ रुपए। ठीक है,
प्यारा भारत है और उसमें ये रहा उत्तर प्रदेश। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है इनकम के क्या क्या स्रोत हैं। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफिक्स, उसमें 36% अपना जो कर है यानी टैक्स लगाया जाता है उसके थ्रू आएगा। करेत्तर राजस्व 3.9% है। केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है वो 24.2% होगा। ओके, केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता अनुदान है वो 17.9% होगा। लोक लेखा शुद्ध जो है 1% है और लोन लिया जा रहा है 13.1%, और जो लोन है जो दिया गया था उसकी अग्रिम वसूली वगैरह है। तो इस तरह से ये तो है कि रुपया आएगा कहाँ से। अब खर्च कहाँ कहाँ होगा वो देख लें। तो जो खर्च होगा उसमें सबसे ज़्यादा है पूंजीगत परिव्यय। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20.6% वो खर्च होगा। ओके, वेतन वगैरह पे आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के 13.1% है, और सहायता प्राप्त जो संस्थाएं हैं उसके वेतन पर 12.2% खर्च होगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा वेतन, और पेंशन पर 12.8% खर्च होगा। ओके, तो ये सब खर्च करने की जो है वो योजनाएं हैं अलग अलग तरह की। पूंजीगत परिव्यय में तमाम तरह की योजनाएं वगैरह उन सब से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP का लक्ष्य कितना रखा है? आंसर होगा $1 ट्रिलियन। ओके, बजट भाषण के दौरान भी इन्होंने जो बजट पेश किया वित्त मंत्री ने, उन्होंने यही कहा $1 ट्रिलियन। रुपए में उन्होंने नहीं बताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत तय किया है? आंसर होगा 3.96%। ओके, और ये घाटा कितना होगा? 81.1 थाउजेंड करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में फिस्कल डेफिसिट कितना था 2021-22 में? वो था 4.17%, और इस बार ये तय किया गया है 3.96%। मतलब पिछले साल से कम राजकोषीय घाटा होने की उम्मीद रखी गई है। कई तरह की घोषणाएं भी की गई हैं इस दौरान, बजट के दौरान, और ये कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में 4 लाख जॉब्स दिए जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। किसानों के सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान योजना के तहत सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। गांव-गांव में सोलर पंप लगाए जाएंगे ताकि जो बिजली पर लोड पड़ता है वो कम हो और सस्ते में किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके। ओके, सोलर पंपों पर काफ़ी खर्च होगा। 15,000 सोलर पंप की स्थापना की जाएगी पूरे साल में। बनारस में या कहें वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है उसके लिए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निराश्रित जो महिला पेंशन है 500 रुपये प्रति माह मिलता था, उसको अब 1,000 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है। और 14 जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और भी कई योजनाएं हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ भी सब जिक्र किया है डिटेल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मई को आयोजित किया जाता है। गुमशुदा जो बच्चे हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और इसे शेयर जरूर करें अपने तमाम मित्रों को। लाइक बटन आपने दबा दिया होगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।